हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल टॉक लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको आसान भाषा में कानून से संबंधित जानकारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में, जिसमें आज आप जान पाएंगे दहेज क्या होता है, स्त्री धन क्या होता है, और बात करेंगे आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, जिसके कई मुकदमे हम आए दिन आमतौर पर पति पत्नी के मामलों में सुनते और देखते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल टॉक लाफुली पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कानून से संबंधित जानकारी का अपडेट और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। दोस्तों, दहेज शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। इस शब्द से हर व्यक्ति का परिचय होगा। दहेज एक सामाजिक बुराई है और कानूनी समस्या भी है। दहेज शब्द की उत्पत्ति अरबी के जहेज शब्द से हुई है, जिसका मतलब जो मैरिड वुमेन है, जो विवाहित स्त्री है, जिसकी शादी हुई है, उस स्त्री को दी जाने वाली धन संपत्ति से हुआ करता था। तो सबसे पहले हम दहेज को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, दहेज शादी में लड़का पक्ष की लड़की पक्ष से शादी से पहले, शादी के समय, शादी के दौरान या शादी के बाद की जाने वाली डिमांड या मांग होती है, जो कि एक सामाजिक बुराई है और गैर कानूनी काम है। इसलिए कानून में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के लिए दहेज की डिमांड करना और ऐसी डिमांड को पूरा करना दोनों को ही अपराध माना है। अगर हम भारतीय कानून में हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो वहां पर दहेज शब्द का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। वहां बात होती है स्त्री धन की। अब हम समझेंगे स्त्री धन क्या होता है। शादी से पहले, शादी के समय या शादी के दौरान या शादी के बाद लड़की के मायके वाले, उसके मित्र, लड़की के ससुराल वाले या रिश्तेदार जो भी गिफ्ट, उपहार, धन इत्यादि स्वेच्छा से लड़की को प्रदान करते हैं, वो सभी स्त्री धन के दायरे में आते हैं, जिसका पूर्ण अधिकार उस लड़की का होता है, उस स्त्री का होता है, जिसे स्वेच्छा से दोनों तरफ के रिश्तेदार यानी कि मायके वालों और ससुराल वालों दोनों की तरफ से प्रदान किया गया होता है। शादी में जो भी कॉमन उपहार लड़की को साझी गृहस्थी के लिए मिलते हैं, दैनिक उपयोग हेतु घरेलू सामान मिलते हैं, वे भी स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं। स्त्री धन पर स्त्री का एकाधिकार होता है। यदि ससुराल वाले उसे स्त्री धन देने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो ये कानूनी अपराध है। आई होप दोस्तों आप दहेज और स्त्री धन के फर्क को अच्छे से समझ गए होंगे कि दहेज क्या होता है और स्त्री धन क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की, जिसकी हम सभी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अनुसार शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान वस्तु जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा किसी अन्य पक्ष के माता पिता को दी जाए और ऐसी मांग की गई है या वो दी जानी चाहिए, तो ऐसी मांग के द्वारा दी जाने वाली संपत्ति ही दहेज कहलाता है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि केवल दहेज लेना और दहेज देना ही नहीं, बल्कि दहेज की मांग करना भी अपराध है। ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि विवाह के दौरान, जब विवाह में शादी पार्टी हो रही होती है, तो बाहर एक टेबल लगाकर कोई व्यक्ति उपहार या लिफाफे ले रहा होता है, तो उनके नामों की सूची बनाई जा रही होती है। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि नामों की सूची शायद इसलिए बनाई जा रही है कि बाद में जब उनके घर में शादी या पार्टी होगी तो बदला निकल आ जाएगा कि उन्हें भी हम 251 या 501 रुपए वापस करेंगे। तो दोस्तों, वो लिस्ट इस काम के लिए नहीं बनाई जाती। ना ही वो लिस्ट इस काम के लिए बनाई जाती है कि कौन से व्यक्ति ने क्या उपहार दिया, वो बाद में चेक किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कुछ और ही कारण है। इसके 2 उपयोग हैं। पहला, विवाह के समय मिले उपहारों की लिखित सूची बनाना कानूनी रूप से आवश्यक है। वधु को दिए गए उपहारों की सूची वधु को रखनी चाहिए और वर को दिए गए उपहारों की सूची वर को रखनी चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षेप में विवरण भी होना चाहिए। लगभग कितनी कीमत का उपहार है, उपहार देने वाला कौन है, और इस सूची पर वर और वधु दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर संभव हो, वर और वधु यदि चाहें तो विवाह के समय मुख्य रिश्तेदारों के हस्ताक्षर भी उस सूची पर करवा सकते हैं। अगर ऐसी सूची को विवाह के बाद नोटराइज भी करवा लिया जाए तो ये और भी ज्यादा बेहतर है। तो ये कहाँ काम आएगा?
ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और कभी आपके खिलाफ कभी इनकम टैक्स या किसी सरकारी विभाग से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो आप बता पाएंगे कि ये चीजें उपहार में मिली हैं और ये उपहार आपकी कमाई से नहीं आया है, या ये चीजें जो हैं भ्रष्टाचार का परिणाम नहीं है। एक उपयोग तो ये हुआ इसका। दूसरा उपयोग ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई दहेज का मामला पंजीकृत होता है कि आपको दहेज में ये सामान दिया गया था, तो उपहार की वो सूची दिखाई जा सकेगी कि उपहार में ये सामान मिले थे, ये दहेज में नहीं मांगा गया था, ये केवल उपहार है। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दहेज के झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, जो कि एक आम बात है, क्योंकि आजकल पत्नियां एक मुकदमा तो दहेज का जरूर लेकर आती हैं जब उनका विवाद पति से होता है। दहेज के बहुत सारे मुकदमे आजकल आप सुनते और देखते होंगे, जहां पतियों को पत्नियों द्वारा दहेज के मामले में फंसा दिया जाता है। और क्योंकि कानून पूरा ही महिला के पक्ष में है, तो ये उपधारणा की जाती है कि शायद ऐसा हुआ होगा। ये मानकर चला जाता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो ये कह रहा है कि उसने दहेज नहीं लिया या दहेज नहीं मांगा, ऐसे लोग अपवादित लोग हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल ना के बराबर हैं और इसलिए समाज में जो बुराई दहेज के रूप में फैली हुई है। जो व्यक्ति जैसा है वह दूसरे को भी वैसा ही समझ रहा है। और अगर झूठे मामले में किसी को फंसा दिया गया है तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले बात आती है ये कि कहीं भी अपने बयान में ये ना लिखें या ये ना कहें कि दहेज मांगा गया था या दहेज लिया गया था। जिस व्यक्ति पर दहेज मांगने या लेने का झूठा आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति की गवाही जरूर करवानी चाहिए। और साथ ही जहां ऐसा लगे वहां रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भी गवाही करवानी चाहिए, जो ये बताएं कि ना तो दहेज लिया गया था और ना दहेज दिया गया था। फिर जो पति पक्ष और पत्नी की तरफ से जो बयान दिए गए हैं, उनका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उन बयानों में जो भी असमानता निकल कर आती हैं या जो भी विरोधाभास निकल कर आता है, उन्हें कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कोर्ट में गवाही के दौरान पत्नी और पत्नी पक्ष के गवाहों से सोच समझकर सवाल करने चाहिए और उनके बयानों में भी जो भी विरोधाभास है उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो महिला पक्ष और उसकी तरफ से कभी भी अगर झूठे दहेज के केस की धमकी दी जाती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका सबूत संभाल कर रखा जाए और कोर्ट में आने वाले समय में पेश किया जाए। विवाह के समय जो लेन देन हुआ उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो भी संभाल कर रखी जानी चाहिए, ताकि झूठे आरोपों से बचा जा सके। अक्सर देखा यह गया है कि ऐसे पति पत्नी के मामलों में पति केवल अपने बचाव में ही लगा रहता है। काउंटर अटैक सबसे बढ़िया बचाव होता है, जो कि वो नहीं करता। आप अपनी बात सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखें और जहां जरूरत पड़े वहां अपने पक्ष के लोगों की गवाही भी कराएं। इसके साथ ही पति के पास मानहानि का मुकदमा करने का भी विकल्प है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे पहले जो खराब होता है वह है मान, वो है इज्जत। अगर पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति दहेज की बात करता है, तो उस बात को गवाही के दौरान कोर्ट में उससे अवश्य स्वीकार करवाएं, क्योंकि दहेज देना भी एक अपराध है और दहेज लेना भी एक अपराध है। इस दौरान आप कभी भी भूल से भी स्वीकार ना करें कि आपने दहेज मांगा है या दहेज लिया है। कई बार लोग उपहार को भी दहेज में गिन लेते हैं। जैसे महिला अपने साथ कुछ उपहार लेकर आई है, तो भी बात बात में कहा जाता है ये दहेज में आया है, मेरे घर वालों ने ये चीज दहेज में दी है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति पर दहेज का झूठा मामला लगाया गया है, तो जिस व्यक्ति पर यह दहेज मांगने का आरोप है उसे दहेज शब्द बोलने से बचना चाहिए जितना हो सके। जैसे दहेज मांगा गया था या दहेज में ये सामान आया था, ये सामान पत्नी दहेज में लेकर आई थी, दहेज शब्द का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी बातें आपके खिलाफ जाएंगी। ऐसी बातों में उपहार शब्द पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ दहेज का झूठा मामला लगाया गया है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल कराएं, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज की इस कानूनी विषय दहेज और दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर बनाई गई वीडियो में आपका इस विषय से संबंधित जानकारी हुई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।